नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। आज जिस वीडियो के बारे में हम बात करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है कृषि और ये चैप्टर 4 है क्लास 10th के जियोग्राफी का, भूगोल का चौथा चैप्टर कृषि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और इस बार के सिलेबस में इसे जोड़ा भी गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है कि कृषि क्या है। खेती जो हमारे भारत में जो हमारा भारतीय समाज है और भारतीय समाज जिस पर आधारित है वो कौन सी चीज है, तो वो कृषि है। तो कृषि क्या है, एक मुख्य विकास है जो सभ्यताओं के उदय का कारण बना। जितने भी सभ्यताएं हुई है, वो हड़प्पा सभ्यता हो, मोहनजोदड़ो हो, सिंधु घाटी हो या फिर किसी भी अन्य प्रकार की ही हम सभ्यता की बात क्यों ना कर ले, वो सभी कहां से शुरू हुई है, कृषि के कारण ही शुरू हुई है। इसमें क्या होता था, पालतू जानवरों को पाला जाता था। पालतू जानवर कहने का क्या मतलब है कि गाय, भैंसी, बकरे, ऊंट, हाथी इत्यादियों को पाला जाता था और समय समय पर इन्हें कृषि के लिए कामकाज करवाया जाता था। इसके अलावा क्या है, इसमें पौधे को उगाया जाता था। पौधे उगाने का क्या मतलब है, फसलों को गेहूं, मक्का, धान, चावल इत्यादि की खेती की जाती थी, जिसके अतिरिक्त खाद का उत्पादन हुआ। खाद का उत्पादन अर्थात भोजन की उपलब्धि हुई। इसने अधिक घनी आबादी और स्तरकृत समाज के विकास को सक्षम बनाया। जितनी भी हम कह सकते हैं कि जितने भी समाजों का निर्माण हुआ, जितने भी लोगों का ग्रुप बना, चाहे वो घनी आबादी हो या स्तरकृत समाज हो, वो किन कारणों से बना है, कृषि के कारण से बना है। इमेज भी आपको दर्शाया गया है जहां पे आपको खेतों में ट्रैक्टर और हार्वेस्टर जैसी बड़ी बड़ी मशीनें दिख रही होंगी जो खेती करने के लिए काफी उपयोगी माना जाता है। अगले टॉपिक में हमारा कहता है कि कृषि प्रक्रिया क्या है। कृषि प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो देखिए कृषि प्रक्रिया का मतलब होता है कि कृषि करने के लिए जितने भी प्रकार के कार्यों को किया जाता है वो सभी क्या कहलाते हैं, कृषि प्रक्रिया कहलाता है। अब कृषि करने में आप क्या क्या करते हैं, जुताई करते हैं, बुआई करते हैं, निराई करते हैं, सिंचाई करते हैं, खाद वगैरह डालते हैं, कीटनाशक डालते हैं और कटाई करके फिर भंडारण कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें कृषि प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। जुताई में क्या होता है, खेत को जोता जाता है, मिट्टी को मुलायम अर्थात भुरभुरा बनाया जाता है। मिट्टी को मुलायम बनाना ही क्या कहलाता है, जुताई कहलाता है। बुआई मतलब क्या होता है, जब खेत जुताई हो जाता है उसके बाद खेतों में बीज लगाया जाता है। निराई का मतलब होता है कि जब भी आप किसी प्रकार के फसल को करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे पौधे उग जाते हैं जिनका उपयोग होता नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, खरपतवार निकालना अर्थात निराई के नाम से जानते हैं। अब जब फसल लग जाता है इसके बाद इसमें मिट्टी के अंदर पानी की भी उपयोगिता बहुत ज्यादा होती है, तो समय समय पर इसमें पानी डालना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। और मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए खाद या उर्वरक को भी इसमें डाला जाता है। कीटनाशक का मतलब हुआ कि फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए दवाई छिड़का जाता है, इसे हम कीटनाशक दवाई का छिड़काव कहते हैं। कटाई का मतलब होता है अब हमारा फसल पूरी तरह से पक के तैयार है, अब इसे काट के इसके दाने निकाल के इसका भंडारण कर लेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना वो कृषि प्रक्रिया है। अगला पॉइंट हमारा कहता है कृषि प्रणाली क्या है। कृषि प्रक्रिया तो आपने समझ लिया, अब हम आपको कृषि प्रणाली के बारे में समझाते हैं। कृषि प्रणाली में सबसे पहले आता है निर्वाह कृषि, कर्तन दहन प्रणाली, गहन कृषि, वाणिज्यिक कृषि और रोपण कृषि। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा आपको कि ये सारी खेती क्या है, तो आगे आने वाले स्लाइड में इन सभी कृषियों के बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। तो सबसे पहला हम जानते हैं कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, मतलब कि जो निर्वाह कृषि होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक जीविका भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले पॉइंट को जानते हैं कि सबसे पहला पॉइंट जो हमारा प्रारंभिक जीविका अर्थात निर्वाह कृषि क्या होता है। जब खेती से केवल इतनी उपज होती है जिससे उनका परिवार का पेट किसी तरह से भर पाए, तो ऐसी खेती को जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। आज के समय में भी बहुत सारे गांवों में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बस इतनी ही खेती करते हैं जिनसे उनका परिवार का भोजन ओके हो जाए, मतलब उनका परिवार में किसी प्रकार की कमी ना हो जाए, उनके परिवार के भोजन की आवश्यकता पूरी हो जाए। तो अगर किसान इसी तरह की खेती को करे तो उसे हम क्या कहेंगे, निर्वाह कृषि कहेंगे। इस तरह की खेती में क्या होता है, जमीन के छोटे टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े पे भी खेती हो जाती है। आदिम औजार तथा परिवार या समुदाय का श्रम का इस्तेमाल होता है। तो इस प्रकार से आपने निर्वाह खेती के बारे में समझ लिया।
अब हम आपको आगे की टॉपिक की तरफ लेके चलते हैं। सेकेंड पॉइंट जो था वो हमारा था कर्तन दहन प्रणाली या फिर स्थानांतरित कृषि के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये दूसरे नंबर पे आता है। तो देखिए, कर्तन दहन प्रणाली की कृषि एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है। मतलब ये कभी यहां करेंगे, कभी यहां करेंगे, फिर कभी यहां करेंगे, जिसमें क्या होता है, खेती के लिए जमीन को साफ करने के लिए प्राकृतिक वनस्पतियों को काटकर जला दिया जाता है। मतलब कि बड़े बड़े जंगलों के टुकड़े को इस तरह से आपको इमेज में दिख रहा है ना, काटकर जला दिया जाता है और फिर किसान किसी नए भूखंड में चला जाता है। जब यहाँ पे क्या होता है, कृषि हो जाता है तो फिर दूसरे जगह पे जाके ऐसे ही पेड़ों को काट के और फिर उन्हें जला देते हैं और फिर वहां पे कृषि करते हैं। जब भूखंड अनुपजाऊ हो जाता है, मतलब जब भूखंड की उपजाने की क्षमता कम हो जाती है, तो यह प्रक्रिया ये दोहराते रहते हैं। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। एक जंगल या फिर वनस्पति के जगह को काटकर जलाकर फिर वहां पे कृषि किया जाता है और फिर जब वह भूखंड अनुपजाऊ हो जाता है तो फिर ये लोग दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है, कर्तन दहन प्रणाली या स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। तीसरे नंबर पे जो आता है वो है वाणिज्यिक कृषि। अब देखिए, कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। वाणिज्यिक कृषि जो है वो एक प्रकार का कृषि कार्य है, मतलब खेती ही है, जिसमें अनाज अपनी फसल का उत्पादन जो होता है, मतलब जो जितने भी खेतीहर किसान होते हैं, जितने भी वर्कर होते हैं, जितने भी फसल उत्पादन का कार्य करते हैं, वो क्या करते हैं, व्यावसायिक उद्देश्य के लिए करते हैं। मतलब फसलों का उत्पादन ये बिजनेस के लिए करते हैं, जिसे हम व्यापारिक कृषि या फिर वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। इस खेत में बड़ी और भारी मशीनों के अलावा अधिक भूमि का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, यह खेती करने के लिए आधुनिक तरीका भी है जिसे बड़े पैमाने पर किया जाता है। इससे खेती की भूमि, श्रम और मशीनों का उपयोग किया जाता है। देखिए, जब कॉमर्शियल फार्मिंग होती है तो खेत के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं और बड़े बड़े टुकड़ों में क्या होता है, मशीनों का उपयोग ज्यादा होता है और ये उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग करते हैं जिनसे यह ज्यादा से ज्यादा फसल का उत्पादन कर सके। क्योंकि ये तो व्यापार के लिए करते हैं, व्यापार के लिए कृषि करते हैं, इसलिए ये मशीन का उपयोग करते हैं, अधिक से अधिक कीटनाशक का उपयोग करते हैं, अधिक से अधिक बड़े खेती के टुकड़े का उपयोग करते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा फसलें उगाई जा सके। अब देखिए, फोर्थ नंबर पे जो है वो हमारा कहता है रोपण कृषि क्या है। तो रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। मतलब जो कॉमर्शियल फार्मिंग होता है ना, उसी का ही एक प्रकार है, जिसमें चाय, कहवा, काजू, रबर, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। एक ही फसल उगाई जाती है। एकल कहने का तात्पर्य है एक ही। इस प्रकार की कृषि में बड़ी मात्रा में श्रम तथा पूंजी की आवश्यकता होती है। बहुत ज्यादा वर्कर की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। जो भी उत्पाद प्राप्त होता है उसका प्रसंस्करण खेतों या नजदीक में स्थित कारखानों में किया जाता है। खेतों से तो कच्चा माल निकाला जाता है। अब खेतों में कच्चा माल निकालने के बाद इसे फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है ताकि इसका सही तरीके से उपयोग हो सके। अगला पॉइंट हमारा कहता है गहन निर्वाह खेती और वाणिज्यिक खेती के बीच में क्या अंतर है। गहन निर्वाह खेती और वाणिज्यिक खेती के बीच में डिफरेंस आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है, गहन निर्वाह जो है वो अधिक जनसंख्या के कारण भूमि के छोटे टुकड़े का आकार हो जाता है, लेकिन वाणिज्यिक में क्या है कि बड़े बड़े खेतों का आकार होता है। इनके खेत जो होते हैं वो बड़े होते हैं। गहन निर्वाह खेती में मशीनों का उपयोग बहुत कम होता है। श्रम लोग आपस में ही कर लेते हैं, परिवार वगैरह वाले लोग ही मिलकर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मशीनों का उपयोग अधिक से अधिक होता है। अगले पॉइंट में है कि भूमि का गहन उपयोग किया जाता है, मतलब अच्छे तरीके से भूमि का उपयोग होता है। प्रति इकाई उत्पादन अधिक परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम होता है। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट इसमें है, एकड़ उत्पादन कम होता है लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन इसमें अधिक होता है। खेतों में होने वाले सभी कामों को कृषक तथा उसके परिवार के सदस्य ही कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वाणिज्यिक दृष्टि से खेती होता है, इसलिए बड़े बड़े मशीन, ज्यादा से ज्यादा लेबर इत्यादियों का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। तो इस तरह से आपने गहन निर्वाह खेती और वाणिज्यिक खेती के बीच में अंतर समझ लिया और ये VVI है तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है।
अगला पॉइंट हमारा कहता है कि कृषि के लिए कौन कौन सी ऋतुएं अच्छी होती है, या फिर कृषि में के लिए कौन कौन सी ऋतुएं हमारे यहाँ पाई जाती है। तो भारत में 3 ऋतुएं हैं जो इस प्रकार है, एक रबी फसल के लिए, खरीफ फसल के लिए और जायद फसल के लिए। तो ये 3 ऋतुएं जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले नंबर पे है रबी फसल, दूसरे पे है खरीफ फसल और तीसरे पे है जायद फसल। तो सबसे पहले रबी फसलों को समझ लेते हैं। रबी फसल उन फसलों को कहते हैं जिन्हें शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोई जाती है, मतलब ठंडे के मौसम में। अभी आपको पता है कि ठंडे का मौसम चल रहा है, तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जिस फसलों को बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु के अप्रैल से जून के बीच इसे काट लिया जाता है। इसमें कौन कौन से फसल है? गेहूं है, जौ है, मटर है, चना है, सरसों और भी बहुत सारे ऐसे फसलें हैं। तो इन सभी प्रकार की फसलों को आप क्या कहेंगे? रबी फसल कहेंगे। अब हम खरीफ फसलों के बारे में जान लेते हैं। खरीफ फसलें उन फसलों को कहते हैं जिसे देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ जून जुलाई में बोया जाता है। मानसून के आगमन के साथ बोया जाता है, जैसे सितंबर अक्टूबर में भी काट लिया जाता है। ऐसा फसल जिसे जून जुलाई में बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है, खरीफ ऋतु की फसलें कहलाती है। तो आपको जानना भी जरूरी है कि कौन कौन सी फसल है वो जो खरीफ फसल में आता है। तो चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, कपास है, जूट है, मूंगफली है और सोयाबीन है। ये सारी फसलें क्या कहलाती है? खरीफ फसलें कहलाती है। तीसरे नंबर पे है जायद फसल, इसे भी जान लेते हैं। भारत में जिन फसलों की बुआई फरवरी से मार्च तक में की जाती है, ऐसे बहुत सारे फसल हैं जिसे फरवरी से मार्च तक में लगा दिया जाता है और जिनकी कटाई अप्रैल मई के महीने में होती है, उन्हें क्या कहलाया जाता है? जायद फसल कहलाते हैं। अब इस वर्ग में फसलों में क्या होता है? तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की अच्छी क्षमता होती है। अर्थात जायद फसलें जो हैं तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहने की क्षमता होती है। अब ये क्या होता है कि हमारे उत्तर भारत में ये फसलें मुख्यतः मार्च अप्रैल में बोई जाती है। तो इस तरह से आपने रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल के बारे में जान लिया। आगे का पॉइंट कहता है कि कृषि की मुख्य फसलें कौन कौन सी है। यदि खेती होती है तो खेती में मुख्य फसलें कौन कौन सी उगाई जाती है। तो पहला है खाद्य फसलें, दूसरा है नगदी फसलें और तीसरा है बागवानी फसलें। तो खाद्य फसलें क्या है? गेहूं, चावल, मक्का, दलहन और तिलहन। ये खाद्य फसलें मतलब इन्हें खाया जाता है, और जिन फसलों को खाया जाता है उन्हें हम खाद्य फसल कहते हैं। नगदी फसलें में आएगा चाय, कॉफी, रबर, जूट और कपास। ये सारी फसलें जो है वो ज्यादातर किसके लिए किया जाता है? व्यवसाय के लिए किया जाता है, बिजनेस पर्पज से किया जाता है। नगदी फसल है, बेचिए और पैसे कमाइए। बागवानी फसल भी होती है जो अक्सर हमारे यहाँ दरवाजों के ऊपर फूल, फल या घर के पीछे थोड़ी थोड़ी सब्जियां, हरी मिर्च, धनिया ये सब लगाई जाती है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है? बागवानी फसल कहलाती है। भारत के मुख्य फसलों के बारे में जान लेते हैं कि भारत में मुख्य रूप से चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट इत्यादि फसलों की खेती होती है। यदि आपसे कोई पूछे कि भारत के मुख्य फसल का नाम बताइए, तो बताएंगे चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दाल, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट इत्यादि हमारे भारत के मुख्य फसल में से एक हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब मुख्य फसलों में जो सबसे पहले चावल आया है, तो चावल तो बहुत ही फेवरेट है, मुझे भी बहुत पसंद है और भारत के लगभग हिस्सों में हर एक परिवार में चावल खाया जाता है। बिहार में कुछ ज्यादा ही खाया जाता है। तो चावल जो है वो भारत के अधिकांश लोगों का मुख्य फसल है। हमारे देश दुनिया में चीन के बाद चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत को ही माना जाता है। जलवायु जो है इसके लिए वो धान जो है वो एक उष्णकटिबंधीय फसल है, गीले मानसून में अच्छी तरह से बढ़ता है। चावल को खेती करने के लिए इन तरह के जलवायु का होना जरूरी है। तापमान जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भारी आर्द्रता अपेक्षित की जाती है, इसमें चावल की खेती अच्छी होती है। वर्षा जो है वो 100 सेंटीमीटर से ऊपर हो तो और ज्यादा अच्छा है। इसे गर्मियों में भारी वर्षा और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता भी हो जाती है। यदि आपने धान की खेती की है, क्योंकि धान से ही चावल बनता है और बारिश नहीं हो रहा है, तो वहां पे आपको सिंचाई के लिए पानी अलग से उपलब्ध करवाना होता है।
अब खेती का क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत का मैदान है, तटीय क्षेत्र में डेल्टा क्षेत्र है। सिंचाई की मदद से पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में चावल की खेती की जाती है सिंचाई के माध्यम से। दूसरे नंबर पे जो आता है फसल वो है गेहूं। तो गेहूं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल हमारे यहाँ मानी जाती है। यह उत्तर में और देश के उत्तर पश्चिमी भाग का मुख्य खाद्य फसल है, खाया भी जाता है और उगाया भी जाता है। मृदा किस प्रकार का चाहिए यदि आप खेती करना चाहते हैं गेहूं का, तो जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी होना आवश्यक है। इसमें ना आपको गेहूं की अच्छी फसल देखने को मिलेगी। तापमान है जो वृद्धि के समय जो ठंडा मौसम है और कटाई के समय तेज धूप होती है, इस तापमान में इसे बोया और काटा जाता है। वर्षा जो है वो 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता है इस फसल के लिए। और खेती का जो क्षेत्र है वो दक्कन के उत्तर पश्चिम और काली मिट्टी में, जैसे कि गंगा सतलुज वगैरह का जो मैदान है वहां पे गेहूं की अच्छी फसल होती है। कहां कहां होती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में इसकी खेती बहुत अच्छे से की जाती है। अगला जो पॉइंट है वो हमारा मोटे अनाज के बारे में। तो आइए हम मोटे अनाज के बारे में जान लेते हैं। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले महत्वपूर्ण मोटे अनाज हैं। हालांकि इनको अनाज के रूप में जाना जाता है, किंतु इसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होता है। ज्वार क्षेत्र और उत्पादन के संबंध में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। अगर आपने ज्वार को नहीं देखा है तो ये देखिए, ये ज्वार का फसल है, ऐसे ही ज्वार की खेती की जाती है। ये सारे इसको ना बलिया कहा जाता है, इससे दाने को अलग किया जाता है। अब हम आपको बाजरे के बारे में बता देते हैं कि इसमें जो है वो बलुआ और उथली काली मिट्टी में इसे खेती किया जाता है। बाजरा का जो मुख्य उत्पादक देश है या राज्य है, तो आप राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा को कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा इनकी खेती की जाती है। आइए अब हम रागी के बारे में जानते हैं। तो देखिए, इसमें जो मृदा होता है, किस प्रकार की मृदा में इसकी खेती होती है। रागी जो है वो शुष्क प्रदेशों का फसल है। यह लाल, काली और बलुआ, दोमट या फिर उथली काली मिट्टी में अच्छी तरह से इसकी खेती की जा सकती है। अब ये होती कहाँ कहाँ है, तो कर्नाटक में होता है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, झारखंड में और अरुणाचल प्रदेश में इसकी खेती ज्यादातर होती है। ये रागी का फसल है, अगर आपने नहीं देखा है तो इसे देख लें। अगला पॉइंट हमारा कहता है मक्का। तो मक्का से तो आप सभी लोग वाकिफ ही होंगे। मक्का एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है। तापमान इसको चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस और मृदा चाहिए इसको जलोढ़ मिट्टी। सबसे अच्छी इसकी खेती जलोढ़ मिट्टी में होती है और ये सबसे अच्छा होता है बिहार में। बिहार से बढ़िया मक्का कहीं भी नहीं पाया जाता है। इसके अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मक्के की खेती होती है, लेकिन सबसे अच्छी मक्का जो है वो आपको बिहार में मिलेगी। पीली मक्का, सफेद मक्का। आधुनिक प्रौद्योगिक निवेश जैसे उच्च पैदावार वाली बीजों के और उर्वरकों और सिंचाई के माध्यम से मक्का का उत्पादन जो है वो बढ़ाया गया है फिलहाल के समय में। अब हम दाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत जो है वो विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। मतलब कि हम सबसे ज्यादा उत्पादन तो करते ही हैं, लेकिन हम इसका सेवन भी बहुत ज्यादा करते हैं। शाकाहारी दालों में सबसे अधिक प्रोटीन दायक होती है, जिसमें अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना, ये सब भारत की जो मुख्य दलहनी फसलों में गिना जाता है। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है। इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु में नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है। मतलब कि नाइट्रोजन गैस को अब्जॉर्ब करके और मिट्टी को उर्वरकता को बढ़ाता है। इस फसलों को आमतौर पर आवर्तन या रोटेटिंग में बोया जाता है। अब देखिए, भारत में जो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, ये सभी दालों के प्रमुख उत्पादक राज्यों में से माने जाते हैं। आइए हम जानते हैं कि खाद्यान्नों के अलावा कुछ और खाद्य फसलें हैं, जिसमें गन्ना आता है। तो गन्ना जो है वो ब्राजील के बाद जो है वो भारत जो है वो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे नंबर 1 पे आता है ब्राजील और दूसरे पे आता है भारत। इसमें जो तापमान है वो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में चाहिए और जलवायु जो है वो गर्म और आर्द्र जलवायु दोनों में अच्छी तरह से बढ़ सकता है। तो ये हमारे गन्ने के बारे में, भारत में इसकी खेती बहुत ज्यादा होती ही है।
उत्तर प्रदेश वगैरह में सबसे ज्यादा इसकी खेती होती है। ये गन्ना का फसल है। अब हम तिलहन के बारे में यदि बात करें तो भारत तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौना, अलसी, सूरजमुखी भारत के मुख्य तिलहन फसलों में है। दुनिया में मूंगफली का उत्पादन चीन सबसे नंबर 1 पे करता है और भारत जो है वो दूसरे नंबर पे करता है। इसके अलावा कनाडा, चीन और भारत जो है वो सबसे तीसरे नंबर पे इसका फसल उगाता है। तो ये तिलहन फसलों के बारे में था। ये सरसों के फूल के बारे में दिखाया गया। ये सरसों का पेड़ है। सरसों भी एक प्रकार का तिलहन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसे तेल निकाला जाता है। मस्टर्ड ऑयल हम लोगों के घर में उपयोग होता है। अब हम चाय के बारे में जान लेते हैं। दुनिया में चाय उत्पादन में 2020 में चीन जो है वो प्रथम और भारत जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। इसमें कैसा जलवायु चाहिए? तो उष्णकटिबंधीय गर्म और नम जलवायु वाले जगहों पे चाय बागान बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। मृदा का जो प्रकार है वो गहरी, उपजाऊ, अच्छी तरह की सूखी मिट्टी जो ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ में समृद्ध हो। वर्षा इसमें चाहिए 150 से 300 सेंटीमीटर। अच्छा वर्षा चाहिए इसके लिए। असम और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चाय का उपयोग और खेती किया जाता है। चाय की तरह कॉफी को भी बागानों में ही उगाया जाता है। भारत में सबसे पहले यमन ने अरेबिका किस्म के कॉफी को उगाया था। शुरुआत में कॉफी को बाबा बुदन पहाड़ियों में उगाया गया था, लेकिन अभी आपको साउथ में कई जगहों पे कॉफी की खेती देखने को मिलेगी। आइए अब हम बागवानी फसलों के बारे में जान लेते हैं। सन 2017 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक माना जाता है, क्योंकि भारत में मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैगन, आलू बहुत ही अच्छे तरीके से उगाए जाते हैं। ये इसका प्रमुख स्थान माना जाता है। यहाँ पे मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैगन, आलू बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी खेती की जाती है। तो इसे बागवानी फसलों के रूप में जाना जाता है। कुछ ऐसे फसलें भी हैं जिन्हें खाया नहीं जाता, जिसे अखाद्य फसलें कहते हैं, जिसमें रबर आता है। तो रबर जो है वो भूमध्यरेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी ये पाया जाता है। रबर एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योग में प्रयोग में किया जाता है। वर्षा इसको चाहिए 200 सेंटीमीटर और उससे अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली नम जगहों पे इसकी खेती बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। ये केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, गारो पहाड़ियों में इसकी खेती अच्छे तरीके से होता है। देखिए यही है रबर का फल। फल नहीं कह सकते, पेड़ से ना ये गोंद की तरह निकलता है, जिसे जमा करके रबर को बनाया जाता है। अब हम कपास के बारे में जान लेते हैं। कपास क्या है? तो भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। देखिए मृदा इसको किस प्रकार का चाहिए? तो इसे ना शुष्कतर भागों वाली काली मिट्टी चाहिए। काली मिट्टी पे कपास की खेती बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। तापमान जो है इसको इसको उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, ये सारी चीजों में ये अच्छे से अपना एडजस्ट हो जाता है। इसकी फसल अच्छे से उग जाती है। देखिए अब इसका पे एक छोटा सा मिस्टेक है, ये गेहूं नहीं कपास होगा, लिखने में मिस प्रिंट हो गया है मेरे से। तो देखिए जो कपास है वो कहाँ कहाँ होता है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कपास की खेती होती है। यह फसल खरीफ में माना जाता है, क्योंकि इसे तैयार होने में 6 से 8 महीने का समय लग जाता है। तो इस प्रकार से आपने कपास को भी समझ लिया। अब हम जूट के बारे में जान लेते हैं। जूट के लिए अच्छी जल निकासी वाली बाढ़ के मैदानों की उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है। जूट के मुख्य उत्पादक है पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय। क्योंकि भूमि का जो उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भूमि के किसी टुकड़े पर फसलों को बदल बदल कर जो बोया जाता है उसे हम सस्यावर्तन कहते हैं। गांव में आपने देखा होगा कि कुछ दिन लोग दाल लगा लेते हैं, फिर गेहूं लगा लेते हैं, फिर चावल लगा लेते हैं। तो ये फसल को बार बार बदलने से क्या होता है ना कि भूमि के जो टुकड़े होते हैं उनके उत्पादन क्षमता बढ़ती है। इसे सस्यावर्तन के नाम से जाना जाता है। चकबंदी क्या होता है? आप चकबंदी के बारे में जान लीजिए। चकबंदी किसे कहते हैं? चकबंदी भी जानना जरूरी है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता है। बिखरी हुई कृषि, जोतों अथवा खेतों को एक साथ मिलाकर आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाना चकबंदी कहलाता है। हरित क्रांति से आप सभी लोग वाकिफ होंगे। कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली बीजों का प्रयोग करना, आधुनिक तकनीक का उपयोग करना, अच्छी खाद और उर्वरक का उपयोग करना,
ये सब क्या होता है, हरित क्रांति के कारण थे। मतलब इन्हीं कारणों से हरित क्रांति में वृद्धि और हरित क्रांति हुआ था। तो ये हरित क्रांति था। हरित क्रांति से कुछ हानियां भी हुई है, कुछ दिक्कतें और कुछ परेशानियां भी हुई है, उसे जान लेते हैं। अत्यधिक रसायनों के कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा खाद खल्ली और ये दवाइयों का उपयोग से ना भूमि का जो है वो बर्बादी हो रहा है। सिंचाई की अधिकता से जल स्तर नीचे जा रहा है। जैव विविधता की समाप्ति हो रही है। अमीर और गरीब किसानों के मध्य बहुत बड़ी खाई बनती जा रही है। दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए पशुओं की नस्लों को सुधारना ही श्वेत क्रांति कहलाता है। तो इस तरह से आपने श्वेत क्रांति को भी समझ लिया। अब हम आगे के पॉइंट में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। तो भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। लगभग 2/3 आबादी अपने जीविका के लिए कृषि पर सीधे निर्भर करती है। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य भाग भी माना जाता है। यह सकल घरेलू उत्पाद का 26% भी है। यह देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है और उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन भी करता है। तो ये हमारे कृषि का महत्व है हमारे भारत देश के लिए। भारत में घटते खाद्य उत्पादन के लिए उत्तरदायी कारण, तो देखिए गैर कृषि उपयोग के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण बोए गए क्षेत्र में कमी आ रही है। रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों का अधिक उपयोग के कारण उपजाऊ क्षमता में कमी हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा दवाई जो उपयोग हो रहा है ना, इससे हमारी जमीन की जो उर्वरक क्षमता है या फिर उत्पादन करने की क्षमता है वो कम होता जा रहा है। असक्षम तथा अनुचित जल प्रबंधन के जल क्रांतता एवं लवणता की समस्या को उत्पन्न कर रहा है। मतलब मिट्टी जो है वो नमकीन होता जा रहा है। अत्यधिक भू जल दोहन के कारण भौम जल स्तर गिर गया है। इससे कृषि लागत में वृद्धि होती जा रही है। अपर्याप्त भंडारण क्षमता तथा बाजार का अभाव हो रहा है, जिस कारण से आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम दिखाई दे रही होगी, जिससे भारतीय किसान भी दुखी होते जा रहे हैं। भारत में किसानों के सामने चुनौतियां क्या क्या है, क्या क्या परेशानियां होती है भारतीय किसान को। तो मानसून की अनिश्चितता, कब बारिश आएगी कब बारिश नहीं आएगी, ये सबसे बड़ा समस्या है। गरीबी और ऋण का जो दुचक्र है, जो लोन से ये बैंक से लोन लेते हैं, अब इन सबको वो चुका नहीं पाते हैं, ये भी एक समस्या है। शहरों के ओर लोग ज्यादातर पलायन कर रहे हैं। सरकारी सुविधाओं तक पहुंच में कठिनाई और बिचौलिए हैं। दलाल सब है, सरकार तो सुविधाएं देती है लेकिन वो उन तक पहुंच नहीं पाता है। और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता जो है, ये सारी चीजें जो है वो भारतीय किसानों के सामने चुनौती बन के खड़ी है, जो धीरे धीरे उनके लिए समस्या का कारण बनती जा रही है। अगला और महत्वपूर्ण पॉइंट कहता है भारत में कृषिगत सुधारों का उपाय। क्या क्या सुधार किए गए हैं। तो अच्छी सिंचाई व्यवस्था लाई गई है, जैविक खाद बनाया गया है, औद्योगिक कृषि यंत्रों आदि का उपयोग करना शुरू हो चुका है। किसानों की प्रत्यक्ष सहायता बैंक खाते में डायरेक्ट उनके पैसा आता है, जिससे उनकी सहायता अब पहुंच पा रही है। बीच में बिचौलिए का कोई काम रह ही नहीं गया है। सरकार उनकी सहायता कर रहा है और सस्ते दाम पे उनको ऋण दे रहा है। बिजली पानी की सुलभता दे रहा है, बाजार की सुगमता दे रहा है। बाढ़, सूखे, चक्रवात, आग, कीट आदि से बचाव के लिए फसल बीमा तक हो रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, ग्रामीण बैंक, किसान कार्ड आदि ये सभी उनको दिया जा रहा है, जिससे वो खेती में और अधिक सुधार ला सके। कृषि संबंधी शिक्षा, मौसम संबंधी जानकारी देना, ताकि किसान ज्ञान की प्राप्ति कर और अच्छे तरीके से कृषि को कर पाए। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कृषि सेमिनारों का आयोजन और आम किसान तक पहुंच उनका होना, ताकि वो अधिक से अधिक उसके बारे में जानकारी हासिल कर सके। कृषि विद्यालय, विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्रों की स्थापना का किया जा रहा है, ताकि आसपास के जितने भी किसान हैं वो उनसे सही दाम पर, उचित मूल्य पर बीज वगैरह खरीद सके, अधिक से अधिक कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। अगला पॉइंट हमारा कहता है सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार। सरकार ने कौन कौन से सुधार किए हैं। तो फसलों की बीमा का सुविधा देना शुरू कर दिया कि अगर फसल खराब हो जाती है तो उसका बीमे के रूप में उनको पैसा मिलेगा। सहकारी बैंकों का विकास और किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना भी शुरू कर दिया है। फसलों के समर्थन मूल्य का उचित निर्धारण और प्रोत्साहित करना, ताकि वो अच्छे से खेती करे और उनको उचित दाम पर वो बेच भी सके। मौसम संबंधी सूचनाओं को समय समय पर प्रसारित करना, ताकि उन्हें पता चल सके कि किस तरह से मौसम में बदलाव होता जा रहा है। कृषि संबंधी नवीन तकनीक, औजार, उर्वरक मतलब खाद खल्ली और संबंधी कार्यक्रमों को रेडियो और दूरदर्शन पर प्रसारित करना, ताकि किसानों को सभी जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाए। ये सारी चीजें जो है वो सरकार के द्वारा किसानों के हित में किए जाने वाले। इस तरह से आपने देखा जो कृषि चैप्टर है 4,
क्लास 10th ज्योग्राफी का वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स थे, जितने भी पॉइंट्स थे, वो सभी समाप्त हो गए हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।